बहुत सालों की बात है, ईरान में दो भाई रहते थे। एक का नाम कासिम था और दूसरे का अली बाबा। कासिम की शादी एक अमीर औरत से हो गई। उसने अपनी बीवी की दौलत से एक दुकान खोली और तजारत का छोटा सा काम शुरू कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अमीर हो गया। अली बाबा लकड़ी काटने का काम करता था। वो और उसकी बीवी एक छोटे से मकान में रहते थे। अली बाबा जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर चंद सके कमा लेता। इसी से उसकी गुजर औकात होती थी। एक दिन अली बाबा जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने से बहुत से घोड़े दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। घोड़ों पर सवार लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे भी काले कपड़े में छपे हुए थे, सिर्फ आँखें ही नजर आ रही थीं। उन लोगों ने हाथों में तलवारें पकड़ रखी थीं और सबकी कमरों के साथ लंबे लंबे खंजर बंधे हुए थे। अली बाबा फौरन समझ गए कि हो न हो ये चोर हैं। वो फौरन अपनी लकड़ियों वहीं छोड़ एक दरख्त के पीछे छुप गया। चोर एक चट्टान के सामने जाकर रुक गए। घोड़ों से नीचे उतरे, घोड़ों पर बंधे बड़े बड़े बोरों को उतारा। एक चोर जो गालबन उनका सरदार था चट्टानों के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, खुल जा सिमसिम। यूं ही सरदार ने ये लफ्ज़ कहे, चट्टान का पत्थर एक तरफ सरक गया। चोर एक एक करके चट्टान में दाखिल होने लगे। सब ने अपनी कमर पर बड़े बड़े बोरे अटका रखे थे। अली बाबा ने हर एक चोर को चट्टान के अंदर जाते हुए गिना। सब मिलाकर 40 थे। अली बाबा ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो ये सब चोर हैं और कहीं से माल लूट कर लाए हैं। अली बाबा दरख्त के पीछे छपा था। चोरों को अली बाबा की मौजूदगी का कोई अंदाज़ा न हुआ। चोर काफ़ी देर चट्टान के अंदर मौजूद रहे। काफ़ी देर के बाद 40 चोर चट्टान से बाहर निकले। चोरों के सरदार ने फिर चट्टान के सामने खड़े होकर कहा, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान के साथ पड़ा पत्थर अपनी जगह से सिरका और चट्टान के मुंह पर आ लगा। उससे चट्टान का मुंह बंद हो गया। चोर वहां से चले गए। कुछ देर अली बाबा इसी तरह दरख्त के पीछे छपा रहा। आखिर उसने सोचा कि अब इसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। वो चट्टान के अंदर जाने के लिए बेताब हो रहा था। वो देखना चाहता था कि चट्टान के अंदर क्या है और ये भी कि क्या उसके खुल जा सिमसिम कहने से चट्टान के मुंह पर पड़ा पत्थर सरकेगा कि नहीं। अली बाबा चट्टान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान के आगे पड़ा पत्थर सरक गया और अली बाबा गार के अंदर दाखिल हो गया। यूं ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार के मुंह पर पत्थर दोबारा आ गया। अली बाबा घबरा गया। उसने सोचा शायद गार में कोई चोर मौजूद है। उसने इर्द गिर्द देखा, इसे कोई नजर न आया। अली बाबा आगे बढ़ा। उसने एक अजीब नज़ारा देखा। ऐसा मंजर उसने जिंदगी में कभी न देखा था। गार में एक तरफ सोने और चांदी के अंबार लगे थे, एक तरफ रेशमी कपड़े और कीमती जवाहरात थे। अली बाबा ने वक्त ज़ाया किए बगैर बहुत सा सोना और चांदी इकट्ठी की। इसे बोरे में डाला और गार के मुंह पर आ खड़ा हुआ। इसे जादू के अल्फाज याद थे। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। फिर वो बाहर निकल आया और कहा, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान के मुंह पर पत्थर फिर आ लगा। सोने व चांदी का बोरा उठाकर अली बाबा घर में दाखिल हो गया। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने और चांदी का अंबार दिखाया और कहने लगा, लो नेक बख्त, अब हमारी ग़रबत के दिन ख़त्म हो जाएंगे। इतना सोना और चांदी तुम कहाँ से ले आए? अली बाबा की बीवी ने कहा, तुमने इतनी दौलत कहीं से चुराई तो नहीं? अली बाबा ने अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाई। अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने और चांदी के टुकड़ों को गिनना शुरू कर दिया। वो गिनते गिनते थक गए। अभी तक एक ढेर गिनना बाकी था। अली बाबा ने सोचा कि गिनने की बजाय सोने और चांदी का वज़न कर लेते हैं, उस तरह दौलत का अंदाज़ा हो जाएगा। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि वो कासिम की बीवी से तराजू ले आए ताकि सोने और चांदी का वज़न किया जा सके, मगर इसे तलक़ीन की कि वो इसे सोने और चांदी के बारे में कुछ न बताए। अली बाबा की बीवी कासिम की बीवी के पास आई और उससे कहने लगी, बहन, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा तराजू ले सकती हूँ? कासिम की बीवी ने सोचा, अली बाबा तो एक गरीब लकड़हारा है, भला इसे तराजू की क्या ज़रूरत है? उसके पास अनाज भी नहीं कि जिसको तोलने की ज़रूरत हो न हो दाल में कुछ काला है। वो कमरे में गई और तराजू के एक पल्ले के नीचे मोम लगा दी। तराजू लाकर अली बाबा की बीवी के हवाले कर दिया। अली बाबा ने बड़ी एहतियात के साथ चांदी और सोने का वज़न किया। ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और सोने और चांदी को उस गड्ढे में दफन कर दिया। अली बाबा की बीवी ने सोना चांदी तोलने के बाद तराजू कासिम की बीवी को वापस कर दिया।
कासिम की बीवी ने फौरन पर्दे को उल्टा कर देखा। पर्दे के नीचे मोम के साथ सोने की एक डली चिपकी हुई थी। शाम को जब कासिम घर लौटा तो उसकी बीवी उससे कहने लगी, तुम समझते हो कि अली बाबा एक गरीब लकड़हारा है, असल बात ये नहीं, उसके पास बहुत सा सोना है। आज उसकी बीवी तराजू मांगने आई थी। मैंने तराजू के नीचे मोम लगा दी ताकि मालूम करूं आखिर उन्हीं तराजू की क्योंकर ज़रूरत पड़ गई। ये देखो, कासिम को सोने की डली दिखाते हुए बोली, मोम के साथ ये डली चिपकी हुई थी। कासिम बहुत कमीना शख्स था। वो अपने भाई के अमीर होने को कभी पसंद न करता था। वो जल्द अज जल्द मालूम करना चाहता था कि आखिर उसका भाई कैसे अमीर हो गया। उससे न रहा गया। वो अली बाबा के पास आया और इसे तराजू के पर्दे के साथ चिपकी सोने की डली का सारा किस्सा कह सुनाया। वो अली बाबा से कहने लगा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम गरीब हो, ये दरअसल तुम्हारा एक फरेब है। हकीकत ये है कि तुम्हारे पास सोने और चांदी का एक ढेर है। तुमने ये खजाना कहाँ से हासिल किया? क्या तुमने कहीं डाका मारा है? मुझे बताओ, तुम्हें हर बात बताना ही होगा। अली बाबा कासिम को सोने और चांदी का राज नहीं बताना चाहता था। वो काफ़ी देर कासिम को टालता रहा, मगर वो नरम दिल आदमी था। अगरचा कासिम उससे हंसाट करता था मगर वो कासिम पर पूरा भरोसा रखता था। वो इसे छोटा भाई होने के नाते प्यार भी करता था। उससे बात ज़्यादा देर छपाई न जा सकी। उसने कासिम को सारी कहानी सुना दी, बल्कि इसे गार का पत्ता भी बता दिया। अगले दिन कासिम गार पर जा पहुंचा। वो गार से ज़्यादा दौलत हासिल कर लेना चाहता था। वो चट्टान के सामने जा खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान का पत्थर अपनी जगह से हट गया। सामने गार थी। गार में हर तरफ सोने के अंबार लगे हुए थे। कासिम ने बड़े बड़े बोरों में सोने को समेटना शुरू कर दिया। वो उस वक्त तक उन बोरों में सोना और चांदी भरता गया जब तक उनमें एक डली डालने की भी गुंजाइश मौजूद थी। फिर वो गार के मुंह की तरफ आया। उसके करीब खड़ा होकर कहने लगा, खुल जा जो के दाने। गार के आगे पड़ा पत्थर अपनी जगह से न हिला। कासिम सख्त घबरा गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो सख्त डरा हुआ था और उसने गार से निकलने के लिए गार के अंदर हर जगह को देखा। इसे कोई रास्ता नजर न आया। आखिर थक हार कर वो गार में एक तरफ बैठ गया। अचानक इसे गार के बाहर से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो समझ गया कि चोर वापस आ गए हैं। गार का मुंह खुला और एक एक करके 40 चोर गार में दाखिल हो गए। सब ने सोने और चांदी से भरी बोरियां उठा रखी थीं। कासिम गार के एक कोने में छपा ये सब कुछ देख रहा था। एक चोर की कासिम पर नज़र पड़ी। कासिम को कोने से बाहर खींचा। उससे कोई सवाल करने की बजाय इसे मारकर गार में बंद कर दिया। उन्होंने सोने और चांदी के अंबार की तरफ ध्यान ही न दिया। घर में कासिम की बीवी शाम तक इंतज़ार करती रही। रात हो गई मगर कासिम का कुछ पत्ता न था। वो सख्त परेशान हो रही थी। आखिर वो अली बाबा के घर गई और इसे सारा किस्सा बताया। कासिम की बीवी की आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर अली बाबा का दिल नरम पड़ गया। इसे मालूम था कि कासिम चोरों की गार तक गया था। अली बाबा ने कासिम की बीवी को तसल्ली दी और कासिम को ढूंढ कर लाने का यकीन दिलाया। अली बाबा गार के मुंह तक पहुंचा। वहां कासिम की लाश थी। अली बाबा ने बड़े आराम से कासिम को उठाया और आहतियात के साथ अपने गधे के ऊपर बांधकर घर ले आया। अली बाबा ने कासिम के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कासिम की मुलाजमा मर्जीना ने दरवाज़ा खोला। मर्जीना एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। अली बाबा और मर्जीना ने कासिम को गधे से उठाया और घर के अंदर ले आए। कासिम की बीवी ने जब अपने खावंद को इस कदर बुरी हालत में देखा तो वो रोने लगी। उसका जिस्म टुकड़ों में बट चुका था। मर्जीना ने कहा कि मैं एक मोची को जानती हूँ जो इसका जिस्म सी देगा। अली बाबा ने सोने के कुछ सिक्के मर्जीना के हाथ पर रखे और इसे कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ और इसे राजदारी से इधर ले आओ। उस काम में देर नहीं होनी चाहिए। अगर मज़ीद रुपयों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मर्जीना मोची के पास गई। इसे सोने के सिक्के देकर कहा, ये सोने के सिक्के ले लो, तुम्हें मेरा एक ज़रूरी काम करना होगा। मोची सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा, क्यों नहीं, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें एक बीमार आदमी का इलाज करना होगा। बीमार की हालत अच्छी नहीं। अगर तुम मदद करो तो मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का और दूंगी। मोची बीमार का इलाज करने के लिए तैयार हो गया। मर्जीना मोची की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे कासिम के घर तक ले आई।
घर में लाकर मोची की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी और इसे कहा कि उस लाश को सी दो। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन अली बाबा ने अपने भाई की अचानक मौत के बारे में अजीज़ों और दोस्तों को बताया। सब लोगों को कासम की मौत का बड़ा दुख हुआ और इसे दफन कर दिया। कासम की बीवी का ख्याल रखना अब अली बाबा की जिम्मेदारी थी। वो और मर्जीना अली बाबा के घर रहने लगा 40 चौर फिर गार में वापस आए। गार के अंदर जाकर पड़ताल की तो मालूम हुआ कि गार से बहुत सा सोना और चांदी गायब थी। मुझे लगता है कि किसी को गार में आने का राज मालूम हो गया है। हमें उस शख्स को तलाश करना होगा, चोरों के सरदार ने कहा। दूसरे चोरों ने फौरन अपने सरदार से इत्तफाक किया। सरदार ने बात जारी रखते हुए कहा, हम में से एक शख्स शहर जाएगा। वो एक आम आदमी के भेस में वहीं जाकर उस शख्स के बारे में मालूम करेगा जिसको हमने कत्ल कर दिया था। मगर याद रखो, अगर वो सही खबर न लाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। एक चोर ने शहर जाने पर रजामंदी जाहिर की। वो अगले दिन एक मुसाफिर का भेस बदलकर शहर में आया। शाम हो रही थी और बाजार में तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ एक दुकान खुली थी। ये दुकान मोची की थी। चोर ने दुकान में दाखिल होते ही मोची को सलाम किया और कहने लगा, आप बुजुर्ग आदमी हो और अंधेरे में भी अच्छा खासा काम कर लेते हो। लगता है कि आपकी नज़र उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी है। लगता है तुम उस शहर में नए हो। जो लोग मुझे जानते हैं सबका ख्याल है कि मेरी नज़र उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी है। मोची ने कहा, क्या आपको जूते बनाने से काफ़ी आमदनी हो जाते है? हाँ, गुजारा हो जाता है, मगर मैं जूते सीने के अलावा भी एक काम कर लेता हूँ। मुझे इलाज मुआवजे के बारे में थोड़ा बहुत पता है। पिछले हफ्ते ही मैंने एक शदीद ज़ख्मी का इलाज किया था। मैंने उसका इलाज बड़ी मेहनत से किया मगर वो बच न सका। चोर को फौरन समझ आ गई कि मोची किस शख्स की बात कर रहा था। उसने मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मोची को कहा, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं। एक मोची भला एक हुकीम का काम कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मगर मैं उससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। मोची ने मुसाफिर से कहा, अब तुम जाओ और अपनी राह लो। चोर ने मोची को सोने का एक सिक्का दिया और उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे वो घर दिखा सकते हो जहाँ पर तुमने ज़ख्मी का इलाज किया था? मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करूँगा। मोची ने इसे अली बाबा के घर का पत्ता बताया। चोर ने घर के दरवाजे पर सुर्ख रंग में एक निशान बना दिया। मर्जीना पहले ही बहुत मुहितात थी। उसने दरवाजे पर एक नया निशान देखा तो समझ गई कि कोई उसके मालिक पर हमला करने वाला है। उसने फौरन इसी रंग में मुहल्ले के तमाम घरों पर ऐसे ही निशानात बना दिए। जब चोरों का सरदार अली बाबा के घर पर हमला करने के लिए आया तो उसने मुहल्ले के तमाम घरों पर सुर्ख निशानात देखे। वो सख्त सिपटा गया। उसने अब अली बाबा के घर के बारे में खुद से मालूम करने का फैसला किया। चोरों का सरदार शहर आया और उसने मोची की मदद से अली बाबा के घर का उता पता मालूम कर लिया। ये सब करने के बाद वो वापस जंगल में आया और अपने साथियों से कहने लगा, मैंने घर का पता मालूम कर लिया है। अब मैं इसे अंधेरे में तलाश कर लूँगा। अब तुम मेरी बात बड़ी एहतियात से सुनो। हम तेल डालने वाले बड़े बड़े मर्तबान ले आते हैं। उनमें से एक को तेल से भर देंगे। बाकी मर्तबानों में तेल की बजाय तुम में से हर शख्स छुप जाएगा। मैं तमाम मर्तबानों को तुम लोगों समेत शहर में ले जाऊंगा। चोरों के सरदार ने मर्तबानों को गड्ढों पर बांधा और उन्हें हांकिता हुआ अली बाबा के घर के दरवाजे तक ले आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अली बाबा दरवाजे पर आया तो सरदार ने कहा, मैं एक सौदागर हूँ और मेरे पास मर्तबान हैं। उन मर्तबानों में तेल है। अब शाम हो चुकी है और दुकानें बंद हो गई हैं। अगर आप इजाज़त दी तो आज की रात में आपके यहाँ क़याम कर लूँ। मैं सुबह सवेरे रुखसत हो जाऊँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ न होगी। अली बाबा ने सरदार की बातें सुनी। वो हर्गिज़ न पहचान सका कि उसके सामने चोरों का सरदार खड़ा है। सरदार ने अपना हुलिया बदल लिया था। वो देखने में कोई और शख्स नज़र आ रहा था। अली बाबा को सरदार के लिए हमदर्दी महसूस हुई और उसने इसे रात ठहरने की इजाज़त दे दी। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि वो मर्तबान एहतियात से उतार कर एक तरफ रख दें। उसने मर्जीना को कहा कि वो मेहमान के लिए अच्छा सा खाना तैयार करे। खाने के बाद सरदार सहन में चहलकदमी के लिए चला आया। उसने मर्तबानों के करीब जाकर बहुत हल्की आवाज़ में कहा, मैं मर्तबानों पर एक छोटा सा पत्थर फेंकूंगा। तुम उसकी आवाज़ से मर्तबानों से फ़ौरन नकुल आना।
उस वक्त तक चुपचाप मर्तबानों में बैठे रहो। ये कहकर सरदार खामोशी के साथ वापस घर में चला आया। मर्जीना ने मेहमान को उसके सोने का कमरा दिखाया और वापस चली गई। इसी वक्त उसने देखा कि अचानक लैंप बज गया। उसने हिलाकर लैंप को देखा, उसमें तेल खत्म हो गया था। मर्जीना ने सोचा कि सहन में तेल के मर्तबान पड़े हैं, उनमें से तेल ले लेती हूँ और सुबह उसकी खबर सौदागर को कर दूंगी। वो सहन में आई और उसने पहले मर्तबान का ढक्कना खोला। वो फौरन पीछे हट गई। इसे मर्तबान से आवाज़ आई, क्या अब मैं मर्तबान से बाहर आ जाऊं? उसने दूसरे मर्तबान का ढक्कना खोला। वो फौरन पीछे हट गई। इसे मर्तबान से आवाज़ आई, क्या अब मैं मर्तबान से बाहर आ जाऊं? मर्तबान में छपे चोर ने मर्जीना को अपना सरदार समझते हुए कहा। कुछ वक्त के लिए तो मर्जीना हिकी बकी रह गई। इसे समझ ही न आई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने थोड़ा सा गौर किया तो इसे सारा मामला समझ में आ गया। उसने अपनी आवाज़ को मर्दाना आवाज़ की तरह भारी बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी अधर मर्तबान में ही रहो, मैं अभी कुछ देर में तुम्हें बिलाता हूँ। मर्जीना को मालूम हो गया कि ये कोई चाल है और अली बाबा की जान सख्त खतरे में है। वो आखिरी मर्तबान तक पहुंची। वो समझ गई कि सिर्फ एक मर्तबान में तेल है और बाकी सब में आदमी छुपे हुए हैं। उसने मर्तबान से बहुत सा तेल निकाला और एक बड़े कड़ाहे में डालकर खूब गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो उसने इसे एक बर्तन में डाला और बारी बारी सब मर्तबानों में डालना शुरू कर दिया। मर्तबानों में मौजूद तमाम चोर जलकर मर गए। मर्जीना अपना काम मुकम्मल करके घर के अंदर चली गई और चुपचाप बैठी हर हरकत और आहट का ख्याल करने लगी। जब रात काफ़ी गुजर गई तो उसने चोरों के सरदार की आवाज़ सुनी। वो मर्तबानों पर छोटे छोटे कंकर फेंक रहा था। मर्तबानों से जब कोई चोर भी बाहर न निकला तो उसने घबरा कर उनके अंदर झांका। उसके तमाम साथी जलकर मर चुके थे। वो घबरा गया। इसे मालूम हो गया कि उसकी अली बाबा को मार देने की चाल नाकाम हो चुकी है। वो फौरन घर से भाग गया। सुबह सवेरे मर्जीना उठी और सीधी अली बाबा के पास आई। इसे रात को होने वाला सारा किस्सा सुनाया। अली बाबा ने मर्जीना का शुक्रिया अदा किया।